हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम अपनी इस वीडियो में संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य इसलिए है क्योंकि सभी सभी पॉलिटी का लगभग इसमें कवर हो जाता है कि क्या क्या हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे संविधान की जो पहली विशेषता है, सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा संविधान है भारत का जो संविधान है, वो सबसे लंबा संविधान है। संविधान दो प्रकार से होते हैं, पहला है लिखित संविधान, दूसरा है अलिखित संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। लिखित संविधान के साथ साथ सबसे लंबा, पूरे विश्व में सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि भारत का जब संविधान बना उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां उस समय सम्मिलित थी। तो आपको याद रखना होगा कि कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां सम्मिलित थी। वर्तमान में अगर देखा जाए तो क्योंकि मूल तो 395 हैं, लेकिन उसमें संशोधन होते रहते हैं, जैसे पार्ट जुड़ते रहते हैं, उन जैसे 48A जुड़ गया, अन्य जुड़ गए। तो जो संशोधन के माध्यम से संविधान में जुड़ते हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर अगर वर्तमान में देखा जाए तो 465 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में उल्लिखित हैं। इसलिए भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान कहा जाता है। और बात करें अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान जो होता है वो ब्रिटेन का संविधान है। ब्रिटेन, इंग्लैंड का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। वहाँ पर संविधान लिखित रूप में नहीं है, वहाँ पर जो तथ्य होते हैं, जो रूढ़ होती हैं, वही सब मान्य होते हैं कानून के रूप में। तो वहाँ की बात नहीं समझते हैं, बस केवल हम जानते हैं कि हमारे देश का कैसा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, विभिन्न स्रोतों से लिया गया। हमारे संविधान में जो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, पहला देखते हैं कि भारत के संविधान का जो अधिकतर हिस्सा है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो लगभग 2/3 हिस्सा जो है आपके संविधान में जो भारत शासन अधिनियम 1935 अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था उसी में से लिया गया है। बाकी के जो अन्य हिस्से हैं वो अन्य देशों के संविधान से लिया गया है, जो भारत के परिस्थितियों से मेल करते थे उन्हीं को लिया गया है और उसमें संशोधन करके लिया गया है। ज़रूरी नहीं कि उसी तरह कॉपी कर लिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मुख्य हैं, मौलिक अधिकार जैसे हो गया। मौलिक अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका उल्लेख भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 3 में किया गया है। और उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत का जो उल्लेख किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? संविधान में भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत किया गया है। और उसके बाद जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है उसका उल्लेख किया गया है आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो ये भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखते हैं संसदीय व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। जो हमारी संसदीय व्यवस्था है कि 2 सदन हैं उसमें संसद में, इस तरह से, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था हमारे संविधान की ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद कई अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, जैसे हो गया एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता के साथ साथ आपकी जो विधि का शासन है वो भी यहीं से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से आपके लिया गया है। इसके साथ साथ और कई विशेषताएं हैं, जैसे आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। जो ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से हमारा लिया गया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद राष्ट्रपति के, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, तो वो कहाँ से ली गई है? वो आपके आयरलैंड के संविधान से ही ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। जो आपके राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो बैठक होती है वो कहाँ से लिया गया है? वो आपकी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तथा समवर्ती सूची
समवर्ती सूची का जो उल्लेख किया गया है वो भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। आगे अब हम चलते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत के संविधान में दोनों प्रकार के गुण विद्यमान हैं। अगला जो है आपका नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। तो भारत के संविधान में दोनों प्रकार के गुण विद्यमान हैं। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। एक तो होता है विशेष बहुमत से, जिसमें उपस्थित सदस्य जितने होते हैं उनका 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी विधेयक पास होता है, संविधान संशोधन विधेयक। तथा दूसरा होता है कि विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। जैसे आपका जीएसटी वाला कानून लागू किया गया, तो जीएसटी वाला जो कानून लागू किया गया उसमें विशेष बहुमत से उसको पास किया गया तथा आधे से अधिक राज्यों द्वारा समर्थन दिया गया, तभी जीएसटी कानून आपका लागू हुआ। तो इस तरह से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया हमारे संविधान में। सामान्य बहुमत द्वारा जो संशोधन किया जाता है, सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन, वो आपका इस प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। जैसे आप देखेंगे संविधान के भाग एक में अगर कोई नया जोड़ा जाता है, घटाया जाता है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत, तो संविधान संशोधन का अंग नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 4 में आपका साफ साफ उसका उल्लेख किया गया है। आगे देखिए अगला पॉइंट जो है हमारा कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था का उल्लेख। तो संघीय व्यवस्था का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जिसमें एक संविधान हो, सरकार हो, सरकार के जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो अन्य सरकारें हैं उनके कार्य का बंटवारा किया गया हो स्पष्ट रूप से, जिसमें दोनों में कहीं भी विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो भारत को जो संविधान है वो संघीय तो है ही, साथ साथ उसके एकात्मकता की ओर झुकाव है। किन कंडीशन में उसको हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले संघीय सरकार का क्या अर्थ होता है देख लेते हैं। तो मैंने इसके पहले संघीय सरकार के बारे में बताया, उसमें जो महत्वपूर्ण है कि 2 सरकारें होती हैं, कम से कम शक्तियों का इसमें स्पष्ट विभाजन होता है, लिखित संविधान होगा, संविधान में सारी कानून व्यवस्थाएं सब कुछ दी रहेंगी, कैसे क्या चलाया जाना है जिससे विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो। फिर है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के सर्वोच्च होगा, संविधान से बड़ा कोई नहीं होगा। संविधान की कठोरता, संविधान में क्या कठोरता दी गई। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी, स्वतंत्र रूप से अपने फैसले देगी, किसी के भी दबाव में आके कोई फैसला नहीं करेगी। और उसके बाद है संसद के 2 सदन। तो एक कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे आपका संसद के 2 सदन से तात्पर्य है कि लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जो होती है वो तो राज्य का ज़्यादा हित नहीं करती, लेकिन जो ये राज्यसभा होती है ये आपके राज्यों के हित के बारे में सोचती है। जैसे कोई कानून अगर बनाना हो राज्यों के लिए तो राज्यसभा की अनुमति उसमें अनिवार्य होती है। राज्यसभा की अनुमति जब अनिवार्य हो जाएगी तो वहाँ पर राज्यों को वैल्यू प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं एकात्मकता शासन कैसी व्यवस्था है। एकात्मकता शासन जो है एक सशक्त केंद्र होता है। सशक्त केंद्र, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक सशक्त केंद्र है। किन कंडीशन में हो जाता है, जब आपका आपातकाल की स्थिति लागू होती है। आपातकाल जैसे भारत में लगेगा, आपका भारत एकात्मकता की ओर झुकाव हो जाता है। एक संविधान होगा जैसे भारत में है, एकल नागरिकता का प्रावधान, संविधान का लचीलापन, संविधान का भारत में लचीलापन भी दिया गया है। एकीकृत न्यायपालिका है, सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। केंद्र का मतलब राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आपका आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये जो सेवाएं हैं तीनों अखिल भारतीय सेवाएं कही जाती हैं। नियुक्ति तो कौन करता है, नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये जो सेवाएं देते हैं अपने राज्यों में जाकर देते हैं राज्य सरकार को। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है या कैसे किया गया है, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि संघीय शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है
राज्यों का संघ। भारत जो है क्या है, राज्यों का एक संघ है, ठीक है। तो वहाँ पर संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, राज्यों का एक संघ है शब्द का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं सरकार का संसदीय रूप। सरकार का अगली विशेषता जो हमारे संविधान की है, सरकार का संसदीय रूप, जिसमें कहा गया है संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर, यहाँ पर सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। जो संसदीय व्यवस्था है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली जो होती है वो शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप भारत में देख लीजिए, जो यहाँ के संसदीय व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका मंत्री होते हैं और कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका द्वारा कार्यों का कार्यान्वयन किया जाता है। जो विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनका कार्यान्वयन किया जाता है, तो उनके मध्य एक समन्वय बना रहता है, दोनों एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। लेकिन जहाँ अध्यक्षीय प्रणाली लागू है, जैसे आपका अमेरिका हो गया, वहाँ पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, तो वहाँ पर शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है कि जिससे विवाद की स्थिति बिल्कुल ना उत्पन्न हो। आगे देखते हैं, फिर है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता जो आपका लोकसभा राज्यसभा है, और उसके बाद न्यायिक सर्वोच्चता मतलब आपका न्यायालय है, उसमें समन्वय बना है। जैसे भारत के संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है तथा भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। जो विधि द्वारा भारत में स्थापित है, जो संविधान में उल्लेख है, उसी का हमारे यहाँ उल्लेख किया गया है। तो भारत के संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय अपनाया गया है। उसके बाद आते हैं एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। हम देखते हैं कि जो भारत की न्यायपालिका है एकीकृत, मतलब सबसे पहले आप देखेंगे कि जिला में, जिला स्तर पर जिला न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय छोटा होता है, उसके बाद फिर आपके राज्य न्यायालय आएंगे, जैसे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद सबसे उच्च पे आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो एक चेन बनी है कि जो आपके शिखर पर होगा, सबसे नीचे आपके राज्य, फिर उसके सबसे नीचे आपके जिला, फिर राज्य, हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट होगा। तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं, तो इसीलिए इसको एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो सर्वमान्य होता है, चाहे किसी के द्वारा आदेश कोई भी किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम और सर्वमान्य होता है। तो यही कहा गया है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है स्वतंत्र होती है, किसी के जोर ज़बरदस्ती में आकर कोई कार्य नहीं करती है। उसके जो वहाँ के न्यायाधीश होती हैं उनके पद की सुरक्षा दी गई है। अगली बात करते हैं तो आपका है मौलिक अधिकार। तो भारत के जो संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है वो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आपका मैंने बता दिया कि इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है, और किस अनुच्छेद से 12 से 35 तक किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं जो समानता का अधिकार आता है। समानता के अधिकार शब्द का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 14 से 18, कभी कभी इस तरह भी दे देते हैं, एक एक अनुच्छेद तो अलग में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कभी कभी इस तरह देते हैं समानता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा गया, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि इसके अनुसार बाबा भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन अगर किसी के अनुसार ना पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना, जो आपका प्रस्तावना है या उद्देशिका है, उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। फिर अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। केवल 2 अनुच्छेद हैं, कोई भी आपातकाल लगे 20 और 21 तो उसको आपका स्थगित नहीं किया जाएगा। पूछा जाता है एग्जाम में और आता भी है।
तो आप लोग देख रहे होंगे तो आपका लगभग संविधान कवर हो जाता है संविधान की विशेषता के अंतर्गत ही। उसके बाद हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं को क्या कार्य करते हैं, वो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी आप अनुच्छेद देखेंगे, आर्टिकल देखेंगे, उसमें सारे के सारे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए बनाए गए हैं। वो केवल राज्य द्वारा उसे लागू किया जाता है, राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। राज्य की इच्छा कहेगी तो लागू करेंगे, राज्य की इच्छा कहेगी तो नहीं लागू करेंगे, क्योंकि अगर राज्य इसको कल्याणकारी कार्य करेंगे तो जनता अगली बार उनको चुनेगी सरकार के रूप में, नहीं तो उनको रिजेक्ट कर देगी 5 वर्ष बाद। तो यही केवल पावर है जनता के पास, बाकी राज्य जो मर्जी वो करे, चाहे कोई कल्याणकारी योजना चलाए या ना चलाए, ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 पूछा जाता है कि मिनर्वा मिल्स वाद जिसे सुमेलित करने को दे दिया जाता है कि किस सन में आया था मिनर्वा मिल्स वाद दायर किया गया था, तो 1980 में। क्या उसमें डिसीजन लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था इस वाद में कि भारतीय संविधान की जो नींव है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के संतुलन पर रखी गई है। उसके बाद आते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का उल्लेख जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 है, उसके द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था और कई अनुच्छेद ऐसे हैं जो जोड़े गए थे। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत हमारे कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं जिसमें मतलब धर्म का जिक्र नहीं किया गया कि धर्म के रूप में भेदभाव किया जाएगा। तो उसमें आपके अनुच्छेद 14 हैं, 15 हैं, 16 है, जिसमें हमें एक शब्द मिलेगा, क्या? समानता, कि सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। मतलब समानता शब्द आपको मिलेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, तो उनके लिए सबके लिए बराबर रहेगा। अनुच्छेद 14, 15 में आप जान ही रहे हैं, 16, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44। तो ये जो अनुच्छेद हैं इन सभी में समानता शब्द का उल्लेख है। मतलब कोई भी धर्म से संबंधित धर्मनिरपेक्ष होगा, कुल मिलाकर कोई धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का उल्लेख किया गया है इसमें। फिर आगे है सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। तो सार्वभौम वयस्क मतलब सभी को चुनाव का, सभी जो वयस्क होंगे उनको चुनाव देने का अधिकार होगा, क्योंकि जब इंग्लैंड गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस समय सभी को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इसके पीछे कई रीज़न थे जिसके कारण इसको नहीं दिया गया। तो इसके पहले जो थे 21 वर्ष के जो लोग हो चुके हैं वो मतदान कर सकते थे, लेकिन बाद के समय में क्या किया गया, 1989 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो पूछा जाता है कि 61वें संविधान संशोधन में किस चीज़ का उल्लेख किया गया था, तो मतदान करने की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1989 में आया था। किस संविधान संशोधन के नाम से पेश हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1988। उसके बाद है कि जो भारत के संविधान के जो महत्वपूर्ण विशेषता है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का मतलब कि एक किसी भी सरकार के दबाव में कार्य नहीं करेंगे। जैसे आपका प्रमुख है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग द्वारा क्या किया जाता है? चुनाव करवाया जाता है। फिर उसके बाद है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके द्वारा वित्तीय जांच की जाती है। फिर है संघ लोक सेवा आयोग, जिसके माध्यम से नियुक्तियां की जाती हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, और ऐसे कई स्वतंत्र निकाय हैं जो भारत के संविधान में जिनका उल्लेख किया गया है और वो स्वतंत्र रूप से अपने पद का कार्य करते हैं। उसके बाद है आपातकालीन प्रावधान। तो आपातकालीन प्रावधान जो है वो किस में किया गया है? 3 अनुच्छेद आपके आपातकालीन प्रावधान में दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। फिर उसके बाद कौन सा है?
राज्य में आपातकाल अनुच्छेद 356, फिर वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो ये जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब इंदिरा गांधी ने दुरुपयोग किया था। इन्होंने क्या किया था कि राष्ट्र में आपातकाल लगा दिया था, लेकिन जब सरकार आई किसकी, जनता सरकार की, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से उन्होंने एक शब्द का संशोधन किया जिसमें कहा गया कि अगर सशस्त्र आधार पर आक्रमण होता है या विद्रोह होता है तभी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये हमारे आपातकालीन प्रावधान है। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो 352 के अंतर्गत। राज्य में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, तो अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो वित्तीय आपातकाल का अब तक प्रयोग नहीं किया गया है। फिर आते हैं त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार मतलब आपका एक केंद्र में सरकार है, दूसरा राज्य में, और एक सरकार है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था ये तीसरी सरकार है। 3 सरकारें हैं भारत में, इसीलिए इसे त्रिस्तरीय सरकार कहा जाता है। तो त्रिस्तरीय सरकार जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। 74वां के माध्यम से नगर पालिका का गठन किया गया था। तो ये है त्रिस्तरीय सरकार। ये संविधान की, हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं थी जिसको मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।